हेलो स्टूडेंट। तो आज हम अपने चैनल पे फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम बोर्ड के सभी टॉपिक को पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। तो आइए आज हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसके लिए हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, जिसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इस टर्म को समझना पड़ेगा। हाँ, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ऐसी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो स्टेशनरी हो, उस पर चार्ज मूव ना कर रहा हो। यह हम फ्रिक्शन से प्रोड्यूस कर सकते हैं, दो बॉडीज को रब करके। तो इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, जिसे कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए अब हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म को समझते हैं। अब इस टर्म का मतलब होता है कि जो स्टैटिक चार्ज होंगे, उन्हीं के फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल को स्टडी करना, ये मैकेनिज्म कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ forces, fields and potential arising from static charges। हाँ, तो अब देखिए, दूसरा देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बहुत इम्पोर्टेंट। इस पे क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कई बार कि हम किसी चीज़ को रब कर देते हैं, तो उसकी वो आपने देखा होगा कई बार वो अट्रैक्ट करने लगता है, रिपल करने लगता है कि चीज़ों को। जैसे आपने बचपन में किया होगा, पटरी को बालों पे घिस लेते हैं और फिर कागज़ के पास ले जाते हैं तो अट्रैक्ट होने लगता है। तो ये क्या होता है, उस पर कुछ ना कुछ तो हुआ होता है, फिजिक्स का फिनोमेना। तो उस पर क्या होता है कि चार्ज जनरेट हो जाता है। चार्ज वो किस वजह से जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। जब हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो उस पर जो चार्ज जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाया करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन लिख देता हूँ। It is present entity that transfer from one object to another। That was the base। मतलब यह सिंपल डेफिनेशन है, यह आप लिख सकते हैं बोर्ड पे। तो आइए हम एक बेसिक सा चार्ट देख लेते हैं। जैसे रब करने पे किस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। तो मैं एक चार्ट बना देता हूँ आपको। बेसिक ये एक एक नंबर पे पूछ सकता है, ऑप्शनल पे बोर्ड पे आपको। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लिख देता हूँ, नेगेटिव चार्ज। हाँ, तो पॉजिटिव में लिख दूँ आपको, जैसे ग्लास, वूल, फ्लैनेल, इबोनाइट, ड्राई हेयर्स। ये जनरली पॉजिटिव चार्ज अपने पास रखा करते हैं। नेगेटिव पे हो गया सिल्क, अंबर, पॉलीथीन, कॉम्ब कंघी, इबोनाइट। इस पे तो बहुत सारे हैं, इबोनाइट, रबर, प्लास्टिक, हम कई सारे ले सकते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज देखा गया, अब उस पे दो प्रकार की एंटिटीज देखी गई।
एक जो अट्रैक्ट कर रही थी, एक जो रिपल कर रही थी। तो हम इसकी दो पोलैरिटी बन गई चार्ज की। और इसका नाम जब बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिया, जिस पे आज हम इसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के रूप में देखा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे चार्ज को, मतलब कितना है क्वांटिटी उसकी, कैसे मेजर कर सकते हैं। इस पे बहुत बार देखा गया। इस पे एक है इलेक्ट्रोस्कोप बनाया गया। इलेक्ट्रोस्कोप जनरली हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, और उस पर जो क्वांटिटी मेजर की जाती है उसी से की जाती है। तो आइए देखते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो मैं इसको जनरली रफ डायग्राम बना देता हूँ। इस पे एक प्रकार से चलो एक जार होगा, उस पे एक रॉड होगी, ये पूरी तरीके से बंद होगा, मतलब इस पे कॉर्क लगा होगा। ये पूरी रॉड होगी जैसे, ये जनरली इस पे हम दो लीफ लगाएंगे गोल्ड की। जब हम इस पे कैसे मेजर करेंगे, जैसे जब हम किसी चार्ज को लाएंगे इसके पास, जैसे हम ले लेते जनरली यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे इस पे टच होगा ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से नीचे आएगा, और जब ये नीचे आएगा तो इन दोनों में बराबर से सेपरेट हो जाएगा। जब बराबर से सेपरेट हो जाएगा तो इनके बीच में रिपल्सन होगा। तो जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा वो उससे हम अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे, और इससे प्रेजेंस तो पता ही चल जाती है। रिपल्सन इज द मेन थिंग दैट डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। तो रिपल्सन पे यहाँ पे हमें चार्ज पता चल जाएगा। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे जितना ज़्यादा डेविएशन होगा इस पे, उस पर हम निकाल सकते हैं, डेविएशन एंगल फार्मूले से अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो ये क्या होगा, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। तो हम यहाँ डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ही, मतलब ये फॉइल का डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ही डिटरमाइन करेगा अमाउंट ऑफ करंट को। तो आइए फिर नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला, मतलब चार्ज के बेसिस पे कौन, अब सब्सटेंस कौन चार्ज को अलाउ करता है जाने को, कौन नहीं करता है, इसके बेसिस से जनरली हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। जैसे एक हो गया कंडक्टर पहला, दूसरा हो गया इंसुलेटर। अब हम पहले कंडक्टर की बात कर लेते हैं। कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स की मैं जनरल डेफिनेशन बताऊं तो ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देते हैं। और अगर इसको और डीपली बताया जाए तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें चार्ज, जिनकी सरफेस पे पूरा चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाया करता है। जैसे हमारे पास ये अनचार्ज बॉडी है, हमने यहाँ पे कोई चार्ज रखा, मान लो ये पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव रखेंगे, ये जैसे क्लोज आएगा इसके पास, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब अगर हम इसको दूर कर दें, अगर इसको दूर कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। और जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ये आप देखेंगे कि पहले तो ये नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करेगा, लेकिन अगर इसको हम थोड़ी टाइम के लिए रख देंगे तो इस पर जो चार्ज होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
पूरी सरफेस पे। ये होते हैं कंडक्टर्स। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही ये अपने थ्रू चार्ज को फ्लो करने देते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो ये ना फ्लो करने दे। इसी के अपोजिट में इंसुलेटर हो जाया करते हैं। इंसुलेटर्स ये सरफेस पे चार्ज को नहीं रुकने देते, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देते। सर चार्ज इन पे भी होता है लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने दिया करते। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ये चार्ज जाने ही नहीं देता। जाएगा कब? जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होने ही नहीं दिया करता। तो सिंपली अगर इनकी सिंपल जनरल हम बोर्ड में सिंपल डेफिनेशन ही लिख देते हैं। कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी it does not conducts the electricity। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि जनरली दो प्रकार से होते हैं। थर्ड टाइप भी होता है इसका, सेमी कंडक्टर, वो लेकिन अभी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे आपको इसी बोर्ड के टॉप लेक्चर में। तो आइए आपको बता देता हूँ कि हाउसिंग सिस्टम पे कैसे जो है वायर्स लगे होते हैं। तो वायर्स जनरली तीन टाइप के होंगे। तो मैं यहाँ पे एरो लगा के लिख देता हूँ। पहला लाइव वायर, दूसरा न्यूट्रल वायर और तीसरा अर्थ वायर। आप ये ऊपर के जो दो वायर देखेंगे तो ये ही सिर्फ चार्ज कैरी करते हैं। ये सिर्फ मतलब जितने भी तार आप देखेंगे उन पे यही दो वायर होंगे, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। ये आप थर्ड वायर देखेंगे सॉकेट्स पे। सॉकेट्स पे देखेंगे ये जो है ग्राउंडिंग से कनेक्ट होते हैं, अर्थिंग, जैसे कहते हैं ना अर्थिंग आ रही है, तो ये जो अर्थिंग को सीधा नीचे ज़मीन पे भेजता है ये वाला वायर, जो लास्ट है अर्थ वायर। तो आइए अब ये सब टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ते हैं। हाँ, तो हम चार्जिंग बाय इंडक्शन देखते हैं। इस पे क्या है, हम बिना किसी चीज़ को कांटेक्ट में लाए कैसे चार्ज करते हैं या प्रोसेस होती है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ, डायग्राम के थ्रू ही बता देता हूँ। हम यहाँ पे दो पिथ बॉल ले लेते हैं, लेकिन दोनों को कांटेक्ट में रख देते हैं। दोनों जॉइंट हैं, मतलब कांटेक्ट पे रखी हुई हैं। अभी इन पे कोई चार्ज नहीं है। अब हम इस पे पॉजिटिव चार्ज लाए, इसके पास हमें उसको इसके कांटेक्ट में नहीं लाना। जैसे पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो जनरली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और ये कांटेक्ट में है। अगर इस तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, आ जाएगा इस तरफ पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसको दूर कर देंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज रॉड है ये वाली, इसको हम दूर रख देंगे। तो यहाँ पे दो स्पेयर रह जाएंगे, सिंपल पिथ बॉल्स। रफ डायग्राम बना देता हूँ मैं, एक ही हो गया। एक ही हो गया। तो अब हमने इनको थोड़ा दूरी पे रख दिया। अब इस पे नेगेटिव चार्ज था कोने में, इस पे पॉजिटिव चार्ज था। तो जब हम इसको दूर पे रख देंगे तो कुछ समय बाद
इस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसी तरह हम सिंगल पिट बॉल को भी पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है जिसमें हम बिना चार्ज को टच में लाए जो चार्ज इन पे हमने जनरेट किया है, तो इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये प्रोसेस पूरी होल कहलाएगी चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस पे दोनों में इक्वल चार्ज होंगे, इन दोनों में इक्वल चार्ज होंगे, दोनों इक्वल और अपोजिट चार्ज पे होंगे। इस पे जैसे 5 कूलम चार्ज होगा तो इस पे भी 5 कूलम ही होगा, बस क्या होगा, साइन चेंज होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। दोनों अपोजिट रहेंगे लेकिन इक्वल हो जाएंगे, इक्वल चार्ज इस पे होगा हमेशा। इसी तरह हम सिंगल पिट बॉल्स को भी जो है चार्ज कर सकते हैं, और ये हमने डबल आपको करके दिखा ही दिया है। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे और समझ लीजिए, चार्जिंग इन कॉन्टैक्ट। इस पे कुछ नहीं किया, हम किसी को पॉजिटिव चार्ज है रॉड, उसको किसी स्फीयर के जो है टच पे ले आएंगे जब, तो इस पे भी थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस पे भी थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये जनरली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये तो आप सबको पता ही होगा। तो अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन कर दूँ एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 1.1, जिस पे कहा गया है कि एक मेटल का जो स्फीयर है उसको पॉजिटिवली चार्ज कैसे करेंगे विदाउट टचिंग। उसने साफ साफ कहा है, इसका मतलब सीधा है कि इंडक्शन से कैसे करेंगे। तो जैसे हम करते हैं, यहाँ पे एक तो हमने पिट बॉल ले ली, पिट बॉल ये अभी इस पे कोई चार्ज नहीं, तो अभी हमें इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो हमें कौन सी रॉड लानी पड़ेगी, एब्सोल्युटली कि हमें नेगेटिवली चार्ज रॉड लानी पड़ेगी। जब हम इसको इसके पास में लाएंगे, टच नहीं करना है, पास पे आएगी जब, तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इसके अपोजिट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पे अपोजिट पे हमें इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो नेगेटिव चार्ज पूरे गायब करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राउंडिंग या कह लो अर्थिंग करेंगे। तो अर्थ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे एक वायर सीधा अर्थ पे जोड़ देंगे, ये अर्थिंग का साइन होता है, सीधा अर्थ पे जोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, अर्थ पे क्या होगा कि हम अर्थ से चार्ज ले भी सकते हैं और चार्ज दे भी सकते हैं, चाहे मर्जी चार्ज ले लो चाहे मर्जी चार्ज दे दो, ये होता है अर्थ का। तो यहाँ पे जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो सब चले जाएंगे। तो ये पिट बॉल जनरली मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस पे कुछ ज़्यादा, आइए तो थोड़ा हम चार्ज की बेसिक यूनिट्स की बात कर लेते हैं 2 मिनट में। तो लिख देता हूँ यूनिट्स ऑफ चार्ज। क्या हम इसको जनरली तो कूलम्ब में मेजर करते हैं, सॉरी COULOMB कूलम्ब, इसे हम जनरली कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये चार्ज का बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इसकी यूनिट्स पे जो है माइक्रो कूलम ले लेते हैं, माइक्रो कूलम भी ले लेते हैं, एक ही बात है, और मिली कूलम तो क्या -6 कूलम, ये हो जाएगा 10⁻³ कूलम,
इस तरह हम इसकी कई सारी यूनिट बना सकते हैं, माइक्रो, पिको, नैनो, बहुत सारी बन सकती हैं। तो इस पे क्या जनरली बात कर लो। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कि चार्ज कैसे ऐड होता है, इस पे देखना। तो चार्ज जनरली अलजेब्रा के रूल से ही होता है, जैसे ए मतलब 2+3=4, ये जनरली इसी रूल से होता है। लेकिन हम चार्ज को हमेशा उसके साइन के साथ ही रखते हैं। जैसे अगर हम नेगेटिव चार्ज लेंगे तो उसको नेगेटिव साइन पे ही लेना है, और पॉजिटिव चार्ज को हमेशा पॉजिटिव साइन से ही पे ही लेना है। जैसे हमारे पास 5 चार्ज हैं, एक है +1, +2, -3, -4, +5। तो इस पे जो हम ये नेगेटिव साइन के साथ हैं, ये नेगेटिव चार्ज हैं, ये पॉजिटिव साइन के साथ हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हैं। तो हम इसका सम कैसे निकाल देंगे, जैसे निकालना चाहें कि हम नेट चार्ज कितना है इस पर, तो नेट चार्ज इस पर हो जाएगा +1 प्लस +2 प्लस -3 प्लस -4 प्लस +5। इस प्रकार से इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड कर लें, 5 3 8 4 3 7। तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना बचेगा, प्लस का 1। तो ये हो जाएगा इस पे नेट चार्ज। इस प्रकार से हम चार्ज को जोड़ेंगे। तो आइए फिर दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, इस प्रॉपर्टी में ये है कि अगर हम कोई एक सिस्टम ले लें, जैसे एक तो जैसे हम एक क्लोज कंटेनर ले लें, उस पर चार्ज डाल दें, हमने कितना भी चार्ज डाल दिया 15 कूलम, तो यह हमेशा कंजर्व रहेगा। मीनिंग ये कह लो कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा उस पर हमेशा चार्ज कंजर्व रहेगा। चार्ज कभी भी ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम उसको जनरेट कर सकते हैं। तो क्या अगर हम इस पे चार्ज निकाल सकते हैं, बाहर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो हमेशा कंजर्व रहेगा, डिस्ट्रॉय या जनरेट नहीं होगा। तो इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये मेन प्रॉपर्टी है। इसको मैं लिख दूं कि चार्ज इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जिस पे n की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ इंटीजर होगी। जैसे 1 2 3 4 से लेके डैश etc जितना भी लेना हो, ये होगी, सिर्फ इस पे इंटीग्रल मल्टीपल लिया जाएगा। हाँ, तो ये होगा Q = NE। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो क्या पहले बहुत ज़्यादा छोटे इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, लेकिन अब तो क्या है कि पॉजिट्रॉन आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे छोटे पार्टिकल आ जाए, उनको नहीं देखा एज्यूम नहीं किया जाता, इस पर सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल लिया जाएगा। तो क्या अब हम देखते हैं इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी, जैसे लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर।
और एक प्रॉपर्टी हो गई कि टू टाइप्स चार्ज होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव, नेगेटिव। और चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी मीन्स इसमें डायरेक्शन नहीं होती, चार्ज कहीं पे भी मूव कर सकता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती मूव करने की। बस बेसिक प्रॉपर्टी इतनी है। अब हम नया लॉ पढ़ेंगे, पहला लॉ फिजिक्स का, कूलॉम्स लॉ। तो फिर स्टार्ट करें कूलॉम्स लॉ। तो इस पे क्या है कि फोर्स निकालते हैं इस पे। ये कूलॉम जो थे उन्होंने फोर्स निकालने का एक नियम दिया, तो ये सिर्फ स्टेशनरी चार्ज पे ही वैलिड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओनली फॉर स्टेशनरी चार्ज, यानी रुके हुए चार्ज, सिर्फ रुके हुए होने चाहिए चार्ज। तो अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखता हूँ, वो आप एनसीईआरटी बुक से देख लीजिएगा, उस पर क्लियर लिखी है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बिटवीन देम, लेट Q1 and Q2 आर टू पॉइंट चार्जेस। तो force of interaction is directly proportional to charge between them and inversely proportional to square of their separation। जैसे Q1 ये है, Q2 ये है, तो ये इनके बीच का सेपरेशन R, तो उनके बीच की जो दूरी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकेंड। तो ऑन कंबाइनिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो कोई हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, तो लेट V एट K और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे वेयर के को स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलाम कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और इसको हम कह सकते हैं कूलाम कांस्टेंट, अपने नाम पे दे देते सब लोग। और इसकी हम जनरल वैल्यू लिख लेते हैं। तो इस पर के की वैल्यू होती है 8.9875। जनरली हम 8.9 ले लेते हैं, इंटू 5 है, 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स ये 2। तो हम इसको जनरली अप्रॉक्स मान लेते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, पर कूलॉम स्क्वायर, ये कूलॉम इनवर्स पे माइनस। हाँ, अब हम यहाँ पे के की बात करते हैं। के मतलब ये जो कांस्टेंट हमने लिया था के, तो इसकी वैल्यू वैक्यूम में होगी। वैक्यूम में देखते हैं के जनरली क्या होता है, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो इसका स्पेसिफिक नाम है क्या, परमिटिविटी कांस्टेंट होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट हो गया।
इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, फिक्स रहती है इसलिए। और क्या जैसे हम ज़रूरी थोड़ी वैक्यूम पे हो, अगर दो चार्ज हैं Q1 Q2, ज़रूरी थोड़ी इनके बीच पे वैक्यूम ही होगा। मान लो एयर हुई या कोई और भी मीडियम हुआ, तो हम उसकी परमिटिविटी यहाँ पे रखेंगे। तो हम उसके लिए के की वैल्यू मान लेते हैं, मान लीजिए इन मीडियम के इक्वल टू होगा 1/4 पाई। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। स्मॉल के हमने रखा है उस जो मीडियम होगा, वो जो मीडियम होगा, जैसे यहाँ पे कोई मीडियम है तो इस मीडियम का परमिटिविटी कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बहुत सारे नाम है उसका, तो वो लिखना। और एप्सिलॉन नॉट रहेगा ही, क्योंकि ये फ्री स्पेस का है तो वो रहेगा। और यहाँ पे ये वेयर स्मॉल के इज क्या होगा, परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम, या कह लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इसको हम जनरली परमिटिविटी कांस्टेंट या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही कहते हैं। कोफिशिएंट। तो हम जैसे स्मॉल के की वैल्यू कई बार पूछ लेता है, तो स्मॉल के हम कैसे निकाल सकते हैं। जनरली हम कुछ नहीं करना, अगर हम इस पूरे टर्म को ई मान लेते हैं, ई, तो हम स्मॉल के की वैल्यू निकाल सकते हैं E/ε। इस प्रकार हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो या दूसरा मेथड है फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम अपॉन फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा ना। तो आइए हम जो है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। क्या आपको अगर एग्ज़ाम में लिखने को आएगा तो कूलम्ब्स लॉ नहीं लिखना है, आपको लिखना है उसका वेक्टर फॉर्म, क्योंकि एक नंबर पे अगर पूछे तो वेक्टर फॉर्म ही लिखना, उसी के नंबर जनरली दिए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो जैसे फोर्स एक से दो पे फोर्स देखना है, पहले चार्ज से दूसरे चार्ज पे, तो इस पर वेक्टर लगा दिया। अब क्या जनरली वेक्टर क्या होता है, जैसे हम निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, तो इससे हम वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। इस पर हम यूनिट वेक्टर ऐड कर दें, ये बन जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म। अब यूनिट वेक्टर को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे एक R और जुड़ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R³ डायरेक्शन के साथ 1/2। हाँ, तो हमने ऐसा इसलिए किया, यहाँ पे R क्यों जोड़ा, क्योंकि क्या होता है यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर जनरली क्या होता है, मतलब यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर विद डायरेक्शन होगा अपॉन मैग्नीट्यूड होगा। तो अब मैं लिख दूँ यहाँ पे वेक्टर विद डायरेक्शन
अपॉन मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आर ही मैग्नीट्यूड था, आर था मैग्नीट्यूड, तो उसी पे हमने इसको डायरेक्शन के हिसाब से लिख दिया। तो आइए फिर हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हाँ, तो ये प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि जितने भी फोर्स लगेंगे, जैसे ज़रूरी थोड़ी एक चार्ज होगा, 3-4 चार्ज होंगे, सिस्टम ऑफ चार्ज होगा पूरा, 3-4 चार्जों से कंसिस्ट होगा जो, तो वो उस पर फोर्स कई सारे लगेंगे। जैसे यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे चार्ज, 4 चार्ज हो गए। अब ये चार्ज इस पे भी फोर्स लगाएगा, इस पे भी फोर्स लगाएगा, इस पे भी फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी सभी पे फोर्स लगाएगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। तो मतलब कहने का मतलब ये कि एक फोर्स नहीं लगेगा, तो कई सारे फोर्स लगेंगे। तो रिजल्टेंट जो निकाला जाता है फोर्स, तो वो होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। जितने भी फोर्स होता है उनका वेक्टर सम कर दिया जाता है। यही इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे एफ नेट निकालेंगे हम किसी का भी, तो जितने भी फोर्स दिए होंगे F12, F13 डैश 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 etc, जितना भी होगा FNM मान लो, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे इसे हम और एक्सप्लेन कर दें, जैसे एफ नेट होगा, अब हम इसको लिख दें F12 प्लस F13, 2 ही टर्म ले लेते हैं जनरली, क्योंकि सम तो सबका एक ही जैसा होगा। तो एफ नेट इस पे लिख दें। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 to 2 स्क्वायर। हाँ, तो यूनिट वेक्टर 1 to 2 ये हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये तो दोनों में कांस्टेंट ही रहेगा, Q1 Q3 क्योंकि 3 पे लग रहा है, अपॉन R1 to 3 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर 1 to 3 ये हो जाएगा। अब इस पे हम एफ नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे Q1 Q2 प्लस अपॉन पे 1 स्क्वायर यूनिट वेक्टर 1 to 2 प्लस Q1 Q3 यूनिट वेक्टर R1 to 3 R1 to 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको और एक्सपेंड करके लिखें, तो इसको लिख सकते हैं सबमिशन ऑफ n i इक्वल टू 2, यहाँ पे QI अपॉन R1 to I कोई भी कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो 2 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 तो हो नहीं सकता, मतलब 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, तो 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 पे थोड़ी चार्ज लगा, एक भी फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा R1 to I यूनिट वेक्टर के साथ। तो ये हो जाएगी जनरल एक्सप्रेशन सबमिशन के लिए, किसी भी फोर्स को, कितने भी फोर्स हो उनको ऐड करने के लिए, ये हो जाएगा उसका एफ नेट। हाँ, तो इस तरह एफ नेट निकाल सकते हैं। जनरली हम वेक्टर का जो सम करते हैं, जैसे पैरेललोग्राम लॉ होता है एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। तो जनरल है कि इसी तरह फोर्स को भी जोड़ सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ से। तो यही 3-4 जनरल टॉपिक थे जो मैंने आपको बता दिए। हाँ, तो धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। तो मैं मान सकता हूँ कि थोड़ी कमी रह गई होगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया करता।
मिल पा रहा है, कई सारी समस्याएं हो जाती हैं। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं इसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में इससे भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा, और अगले वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी सभी प्रॉपर्टी को विस्तार से आपको समझाऊँगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके लिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो पढ़ना चाहते हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो वगैरह वगैरह होता है वो आप सब कर सकते हैं। थैंक यू।